नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का एग्ज़ाम T20 चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस चैनल पे ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भी बच्चे रिव्यू ऑफिसर या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उसके साथ साथ और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी चल रही है। यहाँ पे एनसीईआरटी के सेशन चल रहे हैं। आप सभी को क्या करना है, सिर्फ इस क्लास को देखना है और समझते रहना है मैप के थ्रू, ठीक है। और अगर आप चाहें तो साथ में शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, क्योंकि जो इसमें लिखा हुआ है सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ और भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे, है ना। तो अपवाह तंत्र में हम लोगों ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। दो तरह के अपवाह तंत्र भारत में पाए जाते हैं। सबसे पहले हिमालयन नदी क्षेत्र वाला और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ, इन्हीं दो को पढ़ रहे थे। तो हम लोग जो हिमालय की नदियाँ हैं उनमें सबसे पहले स्टार्ट किए थे सिंधु नदी तंत्र। उसमें 3 नदी तंत्र हैं और हमने उसमें क्या पढ़ा था, सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र। आइए मैप में देख लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हिमालय की नदियों में सबसे पहले गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग मैप से एक एक चीज़ समझेंगे, फिर रीड करेंगे, या फिर पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और उसके बाद में मैप में एक एक रिवर आपको बताती चलूँगी और हर रिवर का मैं ओरिजिन पॉइंट भी बताऊँगी। तो आप एक साथ अपने मैप पे बना लीजिए, जैसे रिवर बनी हुई है। अगर नहीं बना पा रहे हैं आप मैप, तो एक काम कीजिए, आप एक लिस्ट बना लीजिए, जिधर एक साइड आप रिवर के नाम लिख लीजिए, नदियों के नाम, और दूसरे साइड उनके जो उत्पत्ति है या उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ वो लिख लीजिए। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ में शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है गंगा नदी तंत्र, ठीक है। तो गंगा नदी तंत्र में क्या है, अपवाह तंत्र की एक खासियत होती है, हमने जब पढ़ी थी तो एक मुख्य नदी होती है और मुख्य नदी से बहुत सी धाराएं आकर के मिलती हैं, तो एक नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। गंगा एक मुख्य धारा है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। अब घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय में, ठीक है, जाती है और एक मिनट से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन हैं। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है, ओके। ये नदियाँ बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है, ठीक है। पॉइंट्स अभी पढ़ते रहिए, अभी मैं मैप से एक एक चीज़ें समझाऊंगी, तब नोट कीजिएगा। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली, जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इस वजह से इस डेल्टा का नाम सुंदरी रखा गया है, सुंदरवन रखा गया है। चलिए मैप से सबसे पहले हम लोग समझेंगे गंगा नदी तंत्र, ठीक है, और उसकी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे। ये हम लोग देख रहे हैं, ये गंगा नदी तंत्र है, ये मुख्य नदी है गंगा।
ठीक है, ये गंगा नदी है। इससे बहुत सी सहायक नदियाँ आकर के मिल रही हैं, लेकिन गंगा को पढ़ने से पहले जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ पर इसका नाम गंगा नहीं होता है। गंगा क्या है, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम से आगे जब निकलती है, हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती है, देवप्रयाग में इसका नाम गंगा हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जो अलकनंदा रिवर है, ये है अलकनंदा मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहली जो रिवर आती है उसका नाम है धौली गंगा। ये जो धौली गंगा है ये विष्णु प्रयाग में आकर के मिलेगी। दूसरी एक रिवर आकर के मिलेगी अलकनंदा से, उसका नाम है नंदाकिनी, और ये कहाँ पर आकर के मिलेगी, नंद प्रयाग में। तीसरी रिवर आकर के और इसमें मिलेगी, उसका नाम है पिंडर, ठीक है। पिंडर कहाँ आकर के मिलेगी, कर्ण प्रयाग में। चौथी एक रिवर आकर के मिलेगी इसमें पिंडर के बाद मंदाकिनी, ठीक है। चौथी रिवर है मंदाकिनी, और मंदाकिनी आकर के रुद्रप्रयाग में मिलेगी। फिर आप देखेंगे जो भागीरथी नदी है वो आकर के मिलेगी, और भागीरथी देवप्रयाग में आकर के कहाँ मिल जाती है, अलकनंदा से। तो मेन एक रिवर कौन सी है, अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में सबसे पहले धौली गंगा आकर के मिलेगी, फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी आकर के मिलेगी, कर्ण प्रयाग में पिंडर रिवर मिलेगी आके, और रुद्रप्रयाग में कौन सी रिवर मिल रही है, मंदाकिनी, और लास्ट में देवप्रयाग में आकर के भागीरथी। इसी को पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, गंगा सबसे पहले गंगा नाम से नहीं निकलती है, अलकनंदा से भागीरथी रिवर जब मिल जाती देवप्रयाग में, यहाँ से आगे निकलने पे इस नदी का नाम क्या पड़ता है, गंगा पड़ता है। इसीलिए देखिए आपको यहाँ पर मैप में दिखाया गया है अलकनंदा और भागीरथी नदी, तो यहाँ पर आकर के मिलेंगी, और यहाँ पर ये हरिद्वार से क्या होगी, गंगा आगे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी। क्लियर दिख रहा है आप लोग को। आगे क्या है, ये दो भाग में, यहाँ पे फरक्का से दो भाग में वितरित हो जाएगी, एक बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी और एक पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाएगी। इसकी भी तरीका, अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली जो नदी है गंगा नदी की सहायक नदी, ठीक है, उसका नाम है रामगंगा। यहाँ पर आपको कुछ ही रिवर दिखाई गई हैं, पर मैं नाम बोलती चल रही हूँ, आप नोट करते चलिए। सबसे पहले कौन सी नदी आकर के मिलेगी, रामगंगा, फिर गोमती नदी है, उसके बाद कौन सी है, यही शारदा आकर के घाघरा से देखिए मिल रही है यहाँ पर। इसी को आगे क्या बोलते हैं, घाघरा बोलते हैं। पर इससे पहले भी कौन कौन सी रिवर, एक आकर के गोमती मिलेगी और एक कौन सी मिलेगी, रामगंगा। याद रखिए, रामगंगा, गोमती, घाघरा। उसके बाद देखिए गंडक रिवर है, गंडक के बाद कोसी, ओके, और यहाँ पर एक और रिवर आकर के मिलती है, उसे महानंदा बोलते हैं। सारी रिवर्स याद रखिए, ये बाएं तट से आकर के गंगा से मिल रही हैं। इनका नाम क्या क्या है, तो गंगा से सबसे पहली रिवर जो आकर के मिल रही है उसका नाम है रामगंगा, दूसरी है गोमती, यहाँ से निकलेगी, फिर तीसरी क्या है, घाघरा जिसको बोल रहे हैं, चौथी है गंडक, उसके बाद है कोसी, और फिर है महानंदा। याद रहेगा, ठीक है। बाएं तट से आकर के मिल रही हैं। अगली रिवर हम जो देखते हैं जो कि दाएं तट से आकर के मिलेंगी, पहली नदी है उसमें यमुना, दूसरी ये है सोन, पर इससे पहले एक और रिवर आकर के मिल जाती है, इसको टोंस बोलते हैं। तो तीन रिवर जो हैं आकर के मिल रही हैं दाएं तट से, उनका नाम है चंबल, चंबल तो यमुना की सहायक नदी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब यमुना की सहायक नदी हैं। तो पहले आकर के मिलेगी यमुना, उसके बाद टोंस, और फिर आकर के सोन मिलेंगी। ये किधर से मिल रही हैं, दाएं तट से आकर के मिल रही हैं। तो रिवर आप ये इनकी जो सहायक नदियाँ हैं गंगा की, सबसे पहले इन्हें याद रखिए और इनका ओरिजिन पॉइंट। तो मैं एक एक बोलती चल रही हूँ और आप एक एक नोट करते चलिए। सबसे पहली जो रिवर है वह है रामगंगा। रामगंगा कहाँ से निकलती है, ये जो गढ़वाल से, नैनीताल के पास गढ़वाल है, वहाँ से निकलती है और कन्नौज में आकर के गंगा से मिल जाती है। उसके बाद गोमती नदी है, पहली कौन सी थी, रामगंगा, और रामगंगा कहाँ से निकल रही है, गढ़वाल से निकलती है, नैनीताल के पास से, और कन्नौज में आकर के गंगा से मिल जाती है। दूसरी रिवर है गोमती, गोमती कहाँ से निकलती है, या पीलीभीत के फुलर झील से निकलती है। गोमती कहाँ से निकलेगी, पीलीभीत के फुलर झील से निकलेगी और गाजीपुर में आकर के मिल जाएगी गंगा से। तीसरी शारदा है,
और ये घाघरा से मिलती है। ठीक है, आगे आकर के इसको घाघरा बोलते हैं। काली शारदा जिसको काली रिवर भी बोलते हैं, काली, करनाली, सरयू, ये आकर के जब आपस में मिलती हैं तो घाघरा का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब ये जो घाघरा है ये आकर के यहाँ सरयू के पास आप देखेंगे, ये इसी के पास सरयू पड़ता है। और यहाँ पर आकर के देखिए ये मिल रही है छपरा के पास। तो घाघरा कहाँ पर आकर के मिलेगी? छपरा के पास मिल जाएगी गंगा नदी से। ठीक है, उसके बाद है गंडक रिवर। गंडक कहाँ पर आकर के मिलेगी? ये पटना में मिल जाएगी गंगा नदी से। उसके बाद देख रहे हैं कोसी, कोसी रिवर है, और कोसी भी आकर के पटना में ही मिलेगी। कोसी माउंट एवरेस्ट के पास सप्त कोसी नाम से निकलती है वहाँ पर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के पास ही चोटी से निकलती है और आकर के यहाँ पर, ठीक है, पश्चिम बंगाल के पास आप जब देखेंगे यहाँ पर, ये आपको मैं क्लियर बना के दिखा देती हूँ। ये कोसी नदी है और ये बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है। बिहार में भी आकर के मिलेगी इससे। तो बिहार में क्योंकि ये रास्ता अपना बहुत ज़्यादा बदलती है, अचानक से रास्ता बदल देती है, जिस वजह से वहाँ पर बाढ़ आ जाती है बिहार में, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सप्तकोशी नाम से भी इसे जानते हैं। इसके बाद एक महानंदा रिवर है, वो भी आकर के गंगा से मिलती है। तो आप इन सब का ओरिजिन पॉइंट जरूर याद रखिए, जैसे कि रामगंगा गढ़वाल के पास से निकलती है, नैनीताल के पास से कन्नौज में मिल जाती है, फिर गोमती नदी है गाजीपुर में आकर के मिलती है, फुलर झील से निकलती है लखीमपुर खीरी के पास से। अगली है घाघरा रिवर, वो कहाँ से निकलती है? वो भी आकर के सबसे पहले तो उसको याद रखिए छपरा में आकर के मिल रही है। ठीक है, ये काली और ये आपको दिख रही है यहाँ से नेपाल की तरफ से होते हुए आती हैं। फिर कोसी रिवर है, गंडक रिवर है, इन सब का ओरिजिन पॉइंट जरूर याद रखिए और आप एक जगह नोट डाउन जरूर कर लीजिए। अगली जो रिवर है वो यमुना है। अब दाएं तट से कौन कौन से आकर के मिल रही हैं हम उनको देख रहे हैं। तो जो यमुना रिवर है ये दाएं तट से सबसे बड़ी रिवर बाएं तट से आकर के मिल रही है। ये बंदरपुच्छ से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, वहाँ पे बंदरपुच्छ नाम की जगह से निकलती है। अब इससे बहुत सी रिवर आकर के मिलती हैं। यमुना की बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गया, केन हो गई, ऐसी बहुत सी रिवर आकर के यमुना से भी मिलती हैं। उसके बाद जो दूसरी रिवर है वो टोन्स है। टोन्स भी आकर के क्या है? गंगा से मिलती है। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कौन है? सोन। सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और आकर के ये भी कहाँ है? गंगा से मिल जाती है। सोन पटना में आकर के मिलती है गंगा से, और टोन्स कहाँ से निकलती? कैमूर की पहाड़ी से निकलती। ठीक है, आप सबका ओरिजिन पॉइंट याद रखिए। अगर आप इसका एक डिटेल वीडियो चाहते हैं वो मैं बना के डाल दूँगी, क्योंकि अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हम लोग। एक सिंपल सा ओवरव्यू देखते हुए चल रहे हैं कि कहाँ से रिवर निकल रही है और गंगा में कहाँ से आकर के मिल रही है। तो हमने पढ़ लिया है, एक मेन रिवर है गंगा और उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं हमने पढ़ लिया है। अब गंगा क्या है, आगे इसका एक पार्ट यहाँ फरक्का से पश्चिम बंगाल में चला जाता है और दूसरा बांग्लादेश में वितरित हो जाता है। ठीक है, फिर ये आगे मेघना नाम से जानी जाती है और यहाँ पर आप देखेंगे सुंदरबन का डेल्टा नामक निर्माण करती है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र यहाँ आकर के इससे मिलती है, ये देखिए, और आगे मेघना नाम से अपना पानी यहाँ पर गिराती है और सुंदरबन का डेल्टा निर्माण करती है। चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक, लगभग 2525 किलोमीटर की है यह रिवर। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है, इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते, विसर्प लाइक दिस। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया था विसर्प के बारे में जब हम लोग अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे, तो पिछली वाली क्लास में आप उसको देख करके अच्छे से समझ लीजिए अगर आपने क्लास नहीं ली है। अब अगला जो नदी तंत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, हम 2 पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा? सिंधु नदी तंत्र, दूसरा पढ़ा है गंगा नदी तंत्र, और तीसरा नदी तंत्र पढ़ना में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये हिमालय नदी तंत्र में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है।
नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता तथा दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए इस रिवर को और अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, आगे जानकारी हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये जहाँ से सिंधु और सतलज रिवर निकल रही हैं ठीक उसी के पास से ये निकलती है चेमायुंगटुंग ग्लेशियर से। और यहाँ पे आप देखिए तीखा सा मोड़ यहाँ से ये एंटर करती है। यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं? दिहांग नाम से जानते हैं। अब इससे कौन कौन सी रिवर आकर के मिल रही हैं? सबसे पहले दिबांग आकर के मिलेगी, ठीक है, लोहित आकर के मिलती है। इसकी और भी सहायक नदियाँ हैं जैसे सुबनसिरी हो गई, जिया भरेली हो गई, सुबनसिरी, जिया भरेली, पिथुआई, मानस। यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर इससे आकर के मिलती तिस्ता, ठीक है। और इससे कौन कौन सी जैसे काबिनी, धनसिरी इधर से आकर के मिलती हैं। हमें ये रिवर बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ब्रह्मपुत्र ही आगे आकर के गंगा से मिल जाती है। आगे ब्रह्मपुत्र का निर्माण कैसे होगा? ये जो दिहांग गार्ज से एंटर करती है इसीलिए यहाँ पर इस रिवर का नाम क्या हो जाता है भारत में? दिहांग। सबसे पहले दिहांग नाम से एंटर करती है। और इसका एक नाम देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, सांगपो। तो यहाँ से निकल के ये दिहांग, सबसे पहले सांगपो फिर दिहांग नाम से एंटर करती है। इससे दिबांग, लोहित और ऐसी नदियाँ आकर के और मिलती हैं। और इसकी और भी सहायक नदियाँ हैं, आप लोग लिख लीजिए, जैसे सुबनसिरी हो गई, मानस हो गई, पिथुआई हो गई, तिस्ता, जिया भरेली, काबिनी, धनसिरी, ये सारी रिवर इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे जा कर के गंगा से मिल जाएगी और क्या करेगी? सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करेगी। और क्या होता है कि जब ये एंटर करती है इंडिया में, भारत में प्रवेश करती है, तो ये बहुत सारे नदी द्वीप का निर्माण करती है। और इसी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट नदी द्वीप हमें पढ़ना है, माजुली। माजुली क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप निर्मित किया गया है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। ओके, याद रखिएगा, पूछा भी जाता है। चलिए और जानकारी ले लेते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र के बारे में। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। उच्च वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है भारत का, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये वाला क्षेत्र भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। अभी मैं आपको बता रही थी माजुली के बारे में। प्रत्येक वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती रहती है। एक चित्र दिया गया है एनसीईआरटी की इस बुक में, मैंने भी आपको पढ़ाया था। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो जाता है, वही यहाँ पे दिखाया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये जानकारी इसमें दी गई है। बाकी आगे हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हिमालय के 3 नदी तंत्र पढ़ चुके हैं। अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए और नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अन्य जानकारी भी लिखते चलिए। तो हमने पढ़ा है हिमालय नदी तंत्र, उसमें तीनों नदी तंत्र पढ़ लिए हैं, सिंधु नदी तंत्र, उसके साथ गंगा नदी तंत्र और तीसरा पढ़ लिया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हमें क्या पढ़ना है? दूसरा क्लासिफिकेशन जो हमने किया था, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब हमें ये नदियाँ पढ़नी है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो स्टार्ट किया जाए। देखिए, जैसे कि हिमालय नदी तंत्र में भी 3 तरह की नदी तंत्र हमने पढ़ी है, 3 मुख्य नदियों को पढ़ा है, जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक इसी तरह प्रायद्वीपीय भारत में आप देखेंगे, सबसे पहले ये अरब सागर है और इधर है बंगाल की खाड़ी। प्रायद्वीप क्या होता है? जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। और खाड़ी क्या होती है? आप देखेंगे जो 3 तरफ से क्या है? स्थल से घिरा हुआ है। तो ये क्षेत्र आपने पहचान लिए। अब कुछ नदियाँ क्या करेंगी? प्रायद्वीप में अरब सागर में अपना जल गिराती हैं और कुछ नदियाँ क्या करेंगी? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएंगी। तो कितने तरह की नदियाँ होंगी? एक जो अरब सागर की तरफ अपनी
जल को गिराती हैं, तो अरब सागर शाखाओं वाली नदियाँ नदी तंत्र पढ़ेंगे, और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा वाली नदी तंत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। सबसे ज़्यादा तो हमें क्या पता है, कौन सी रिवर है? आप लोग गेस करेंगे, कहेंगे नर्मदा और तापी। सिर्फ नर्मदा और तापी ही नहीं है, और भी बहुत सी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, लेकिन मेन हमने याद रखा हुआ है नर्मदा और तापी। अब वो कौन कौन सी हैं, आप लोग नाम सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। पहली आप नोट कर लीजिए भादर, फिर है साबरमती, माही जो कि क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अगली है नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शारावती, गंगावेली और पेरियार, इतनी रिवर्स हैं। तो सबसे पहली भादर नदी है, साबरमती जो राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान के काफ़ी क्षेत्र में बहती है, राजस्थान से निकलती है। माही एमपी में विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, हमने पर्वत श्रेणियाँ भी पढ़ रखी हैं, है ना। तो माही निकलती है, और कर्क रेखा देखिए यहाँ से निकली हुई है, एमपी के पास से निकलती है विंध्याचल की श्रेणी से, और क्या करती है, 2 बार कर्क रेखा को काटती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब नर्मदा नदी, इसका ओरिजिन सोर्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये नर्मदा और तापी 2 ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली में बहती हैं। देखेंगे कहाँ से निकलती हैं, तो जो नर्मदा नदी है ये देखिए आपको यहाँ से दिख रही है। नर्मदा नदी क्या है, अमरकंटक से निकलती, जो मैकाल पर्वत है वहाँ के अमरकंटक चोटी से निकलती है, ठीक है, और आकर के कहाँ पे अपना जल गिराती है, अरब सागर में। दूसरी कौन सी है, तापी नदी, ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ठीक है, बैतूल जिले से निकलती है, और सतपुड़ा के दक्षिण में ये बहती है। देखिए नर्मदा क्या विंध्याचल के दक्षिण में बह रही है, सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी बहती है, और कहाँ पर आकर के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकल के ये भी कहाँ अपना जल गिराती है, अरब सागर में, याद रहेगा। अगली जो रिवर है वो है मांडवी, जुआरी, सारावती में याद रखने की बात यह है कि इसी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात, याद करिए, गोरसप्पा जलप्रपात, इसे जोग जलप्रपात भी कहते हैं। यह सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर मिलेगा, शारावती नदी के। अगली रिवर है गंगावेली और पेरियार, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, याद रखिए। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो अरब सागर में जल गिराती हैं वो आपको पता चल गई हैं। अब अगली जो हमें पढ़नी है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, ये इनका भी नाम नोट कर लीजिए। देखिए गंगा से आकर के एक रिवर मिलती है हुगली नाम से, हुगली आएगी, ठीक है, यहाँ पे देखिए हुगली, फिर दामोदर रिवर है, ठीक है, दामोदर के बाद वैतरणी है, स्वर्ण रेखा है, फिर महानदी है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ मेन रिवर दी गई हैं, बट मैं साथ में आपको एक्सप्लेन करती चल रही हूँ शॉर्ट में। आप डिटेल में चाहेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और एक डिटेल वीडियो में बना दूंगी, क्योंकि नदी तंत्र से मैच द फॉलोइंग में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि ये प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में आपने देखा होगा कि जैसे बांध से रिलेटेड पूछ लेता है, मैच करने के लिए आ जाते हैं, उसके साथ साथ जलप्रपात पूछ लिए जाते हैं, या फिर सहायक नदियाँ पूछ ली जाती कि इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है। इस तरह के प्रश्न जब आप सॉल्व करेंगे तभी समझ पाएंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए, और जो आप पढ़ रहे हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी आप कोई भी पेपर क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज़ थ्योरी पढ़ने से ही सिर्फ नहीं होगा सिलेक्शन, आपको पेपर्स तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे, साथ में प्रैक्टिस कीजिए। तो हमने जो रिवर्स पढ़ लिए, सबसे पहले हुगली, दामोदर, वैतरणी, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, ठीक है, पालार, कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णी, ये सारी आपको रिवर के नाम याद रखने हैं। मैं मैप में फिर से दिखा दे रही हूँ। सबसे पहले आप हुगली नदी देखेंगे, हुगली के बाद दामोदर, दामोदर के बाद वैतरणी, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है वैतरणी के बाद स्वर्णरेखा भी है, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा के बाद पेन्नार, ठीक है, पेन्नार के बाद पालार, पालार के बाद इम्पॉर्टेंट रिवर है कावेरी, और कावेरी के बाद है वैगई, ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में है ताम्रपर्णी। इतनी रिवर्स आपको याद रखनी है, सीरियल भी इनका याद रखना है। अब एक एक रिवर डिस्कस करेंगे। हुगली तो गंगा नदी से आकर के मिल जाती है, मैंने बताया था। दूसरी रिवर है इम्पॉर्टेंट दामोदर रिवर, दामोदर रिवर छोटा नागपुर पठार से निकलती है,
और हुगली नदी में जा कर के मिल जाती है। ठीक है, वैतरणी है, उसके बाद स्वर्ण रेखा है, वो भी रांची के पठार से निकलती है। इम्पॉर्टेंट हमें जो पढ़नी है वह है महानदी, ये मैकाल की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और नदी डेल्टा का निर्माण करती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है आकर के। अगली जो रिवर है वो गोदावरी है, ये देखिए गोदावरी रिवर। अब गोदावरी निकलती कहाँ है, ये पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ पर निकलती है, आपने नासिक में त्र्यंबकेश्वर सुना होगा, नासिक में कहाँ से निकलेगी, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, याद रखिएगा ओरिजिन पॉइंट, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, अब इसकी कुछ सहायक नदी भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इसमें देखिए पेन गंगा दिखाई गई है, और भी इसकी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे पेन गंगा, वेन गंगा, पूर्णा, वर्धा, इंद्रावती, प्राणहिता, ये सभी सहायक नदियां हैं गोदावरी की। तो गोदावरी निकलती कहाँ से, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, और बंगाल की खाड़ी की शाखा में आकर के अपना जल गिराती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, याद रखिए, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरी, इसी तरह बहुत सारे नाम हैं, काफ़ी रिवर्स हैं, डिटेल में ज़रूर पढ़िए इनको, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। आगे जो रिवर है उसका नाम है कृष्णा नदी। अब कृष्णा कहाँ से निकलती है, कृष्णा निकलती महाबलेश्वर से। ठीक है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। अब इसकी भी बहुत सी सहायक नदियाँ, देखिए एक तुंगभद्रा बनी हुई है, भीमा, कोयना, तुंगभद्रा जैसी इसकी कुछ, मालप्रभा, घाटप्रभा, ऐसी इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं, उनको याद रखिए। और ये भी कहाँ करके अपना जल गिरा रही है, बंगाल की खाड़ी में। अगली रिवर हमें जो पढ़नी है उसमें जैसे पालार हो गई, कर्नाटक से निकल रही है। अगली है उसके बाद कावेरी, ये रही कावेरी, कहाँ से निकलती, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। तीनों रिवर आपको याद करने का तरीका है, जो गोदावरी है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अब गोदावरी के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसको वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जो कावेरी है उसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा, अलग अलग पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी, तब आप कावेरी टिक करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, वो कौन है, गोदावरी है। ठीक है, वृद्ध गंगा भी इसी को माना जाता है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। तो कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर के अपना जल गिराती है। अगली कुछ रिवर हैं, जैसे कि वैगई हो गई, तमिलनाडु में निकलती है, तमिलनाडु में आकर के अपना जल गिराती है। ठीक है, उसके बाद हो गई ताम्रपर्णी, और जो वैगई रिवर है वो तमिलनाडु में, आप देख रहे हैं यहाँ पे पाक जल संधि प्रेजेंट है, यहाँ पर आकर के अपना जल गिराएगी। जो ताम्रपर्णी वो मन्नार की खाड़ी में आकर के अपना जल गिराती है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ सीरियल और रिवर्स के ओरिजिन पॉइंट को। ठीक है, तो याद रखिए, हुगली है, दामोदर छोटा नागपुर पठार से निकलती है, वैतरणी हो गई, उसके बाद उड़ीसा से निकलती है क्योंझर से, उसके बाद है ब्राह्मणी भी एक रिवर है, याद रखिएगा। सबसे पहले सीरियल से बोलती हूँ, हुगली, दामोदर, उसके बाद स्वर्ण रेखा है, फिर वैतरणी है, ब्राह्मणी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, पालार है, कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णी, इतनी रिवर याद रखिए। ठीक है, याद हो गया। अब देखो हमने कावेरी बताया था, कावेरी की भी कुछ इम्पॉर्टेंट वो है ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, जैसे कामनी, हेमावती, अर्गावती, हमें डिटेल में पढ़ना होगा, तभी हम इनको डिटेल में समझेंगे कहाँ से निकलती हैं और किस दिशा से आकर के मुख्य नदी धारा से मिलती हैं, क्योंकि अभी हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो शॉर्ट में ही पढ़ रहे हैं, इतना डिटेल में इसमें दिया नहीं हुआ है। दामोदर छोटा नागपुर पठार से निकलती है, वैतरणी उड़ीसा से निकलती है क्योंझर से, उसके बाद अगर हम देखते हैं स्वर्ण रेखा हो गई, स्वर्ण रेखा भी कहाँ से निकल रही, रांची के पठार से, महानदी मैकाल से निकल रही है, गोदावरी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है, कृष्णा महाबलेश्वर पर्वत से निकल रही है, पालार हो गया और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिए कावेरी जो कि कर्नाटक से, वो भी निकल रही कहाँ से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, वैगई और ताम्रपर्णी। इतनी रिवर्स आपने पढ़ ली है। चलिए इसी को आगे हम लोग पढ़ लेते हैं जो डिटेल में दिया गया है एनसीईआरटी में। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। देखिए हमने प्रायद्वीप देखा था, यहाँ पर ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट क्या करता है, जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है,
कैसे? कुछ रिवर्स यहाँ आकर के अपना जल गिराती हैं, बाकी रिवर्स क्या होता है, पश्चिमी घाट से निकल करके पूर्वी तट पे आकर के अपना जल गिराती हैं। प्रायद्वीपीय भाग की मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती। ज्वार नदमुख मतलब ऐश्वरी। देखिए, जो भी पूर्वी तट पे अपना जल गिराती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि ऊंचाई से आती हैं, धीरे धीरे उनका वेग कम होता जाता है और जहाँ पर आकर के समुद्र में वो मिलनी होती हैं तो उनकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि जो अपने साथ सिल्ट गाद बहा करके लाती वो वहीं पे इकट्ठा कर देती हैं। धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है वही इकट्ठा होकर के। लेकिन जब ऊंचाई से पानी गिरेगा तो वो ऐसा डेल्टा जैसी आकृति तो बनाएगा नहीं, वेग वहाँ से बहुत तेज रहेगा। नीचे गिरती हैं तो क्या करती हैं, ऊंचाई से गिरने के कारण ऐश्वरी या फिर ज्वार नदमुख, ऐसे जब कोई रिवर गिरेगा तो यहाँ पर देखिए ज्वार नदमुख बनाएगा या ऐश्वरी बनाएगा। तो जितनी भी पश्चिम दिशा में अपना जल गिराती हैं, मतलब अरब सागर में, उस सब की सब क्या करेंगे, ऐश्वरी बनाएंगी। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। जब पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है, समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा यहाँ नदी तीव्र ढाल से गिरती है और वहाँ पर कौन सा जलप्रपात बनता है, धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है ना, याद रहेगा। किस पे है, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम भी स्थित है ना, याद रखिएगा। आगे चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। आगे हम लोग पढ़ते हैं तापी द्रोणी के बारे में। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार है। ओके, अब आगे गोदावरी द्रोणी पढ़नी है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इस द्रोणी या जो द्रोणी है, इसकी द्रोणी वो महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे कौन कौन सी, आप इनके नाम देख लीजिए। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं, जैसे मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। महानदी द्रोणी के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसका उद्गम कहाँ है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसका अपवाह द्रोणी जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। अब कृष्णा के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसकी सहायक नदियाँ देखिए कौन कौन सी हैं। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी। मूसी नदी के तट पे ही हैदराबाद स्थित है। भीमा इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। अगली पढ़नी है कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी, 760 किलोमीटर। जिस सबकी जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी हुई है उत्पत्ति, उसी के पास आप बेसिक इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। लंबाई कितनी है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी हैं।
इसकी द्रोणी कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्वी की तरफ बहती हैं, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्णरेखा इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। देखिए मैंने मैप में आप लोग को दिखा दिया है सारी रिवर्स भी। आज हमने सारी रिवर्स कंप्लीट कर ली हैं, सारा नदी तंत्र हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमें झीलें पढ़नी हैं। झील के लिए मैं आपको एक ही मैप में सारी झील एक ही जगह आपको डिस्क्राइब कर दूंगी, पर उससे पहले जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसको कवर कर लेते हैं। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील। नाव वाले घरों तथा शिकारा से आप तो परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायान, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए आपसे कुछ रिवर दी गई हैं, उनके बारे में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। वैसे झील किस लिए होती हैं? यहाँ पर जो झील होती हैं, यहाँ पर नौकायान बहुत ज़्यादा होता है, तो आकर्षक जगह होती है। उसका एक चित्र भी आपको दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा कश्मीर में डल झील होती है, वूलर झील है, बहुत लोग घूमने जाते हैं। और ये एक लोकटक झील है। ये आप इसके बारे में बताइएगा क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये किस स्टेट में है? वैसे मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ कि ये तैरता हुआ यहाँ पर एक नेशनल पार्क है। कौन सा है वो उसका अच्छा नाम भी बता देती हूँ, केबल लामजाओ उसका नाम है, बट आपको ये बताना है कि लोकटक झील किस स्टेट में है, ठीक है? तो ये कुछ झील हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे कैसे बनती हैं, कुछ झीलें क्या होती हैं कि जैसे नदियाँ विसर्प हो जाती हैं, हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, ऐसे विसर्प होने की वजह से कुछ रिवर बन जाती हैं, पानी यहाँ पे जैसे रह गया। तो वूलर और डल झील इन्हीं का ही क्या है एग्जाम्पल है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा होता है उसे क्या कहते हैं? झील कहते हैं। बड़े आकार वाली झीलों को क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। सबसे बड़ी कौन सी झील है? जैसे कैस्पियन हो गई, मृत सागर और अरल सागर। भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें जैसे हम लोग देखते हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। यहाँ कुछ ऐसी झीलें जिनका निर्माण क्या होता है? हिमानियों एवं बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप होता है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियाँ तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा होता है। कुछ कृत्रिम झील भी होती हैं। आप लोग कृत्रिम झील का एग्जाम्पल मुझे कमेंट कीजिएगा। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे जब रिवर बह रही होगी, इससे कटकर अगर कोई रिवर बनेगी तो उसको किस तरह की कहेंगे? गोखुर झील कहेंगे। स्पिट तथा बार जो रोधिका है, तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण होता है। जैसे चिल्का अभी आपने एक मैप में देखा था, जहाँ महानदी का डेल्टा है उसी के ठीक पास में उड़ीसा में क्या है? चिल्का झील है, पुलिकट झील है और कोलेरू झील। इसी तरह की लगून झील है। लगून क्या होती है? जैसे तटीय क्षेत्र है उसमें कुछ भाग मुड़ा रह जाता है, तो उसके अंदर क्या है? यहाँ पर खारा पानी भर जाता है और एक झील का निर्माण करता है। इस तरह की झीलों को लगून झील बोलते हैं, ठीक है? लगून सबसे बड़ी लगून झील इंडिया की कौन सी? चिल्का है। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के जैसे राजस्थान की सांभर झील है, जो एक लवण जल वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में मिलेंगी। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने ना कोई द्रोणी गहरी बनाई, जो कि बाद में हिम पिघलने से भर गई। मतलब हिमानी क्या थी? एक गहरी द्रोणी खाई बनाती है जिसमें जा कर के उसमें जल भर जाता है पिघलने की वजह से। हिम जो पिघलता है उसकी वजह से जल भरता है द्रोणी में, गहरे गड्ढे में, वहाँ पर झील बन जाती है। या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक तथा बाड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। जब बांध बनाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है,
जिससे कृत्रिम झील का निर्माण होता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना। ये इस तरह के क्या है एग्जाम्पल हैं। आगे हम देखते हैं, झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है, अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं। जलीय पारितंत्र को क्या करती, सुरक्षित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती हैं तथा हमें मनोरंजन भी प्रदान करती हैं। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व, देखिए नदियाँ क्या करती हैं, जैसे इनसे झील का निर्माण हो गया, या यहाँ पर बहुत से लोग नौकायन के लिए आते हैं, प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए आते हैं, सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसीलिए नदियों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार करनी है जो नदी किनारे स्थित हैं। आप एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है कि कौन सा शहर है जो किस नदी के तट पर स्थित है। जैसे अभी मैंने मूसी नदी के तट पर आपको हैदराबाद बताया, ऐसे ही आप गोमती नदी के तट पर देख सकते हैं। बहुत सी नदियां हैं, उनके तट पर कौन कौन से राज्य हैं, यही आपको लिस्ट बनानी है। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहे, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। देखिए हमारे भारत में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना चल रही है, इसके बारे में आप लोग पढ़िए। और कौन कौन सी नदी संरक्षण योजना हमारे यहाँ चल रही है उनको भी ज़रूर पढ़िए। अब ये नदी प्रदूषण के बारे में बेसिक जानकारी दी गई है। आप लोग काफ़ी पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि नदियों में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है, कैसे कम कर सकते हैं, कौन कौन सा स्वच्छीकरण का चल रहा है अभियान, आप उसके बारे में जानकारी रखिए, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो नदी प्रदूषण, जब भी अपशिष्ट पदार्थ जब मिल जाएंगे नदियों में, जैसे औद्योगिक वेस्ट हो गया, या फिर नदियों में कचरा डाला जा रहा है, जानवरों का मल डाला जा रहा है, या कुछ और भी ऐसे जो प्रभावित करते हैं नदी की शुद्धता को, वो क्या करते हैं, नदी प्रदूषण फैलाते हैं। अब इनको कम करने के लिए बहुत सी चीज़ें, जैसे शहरीकरण है, ये बढ़ता जा रहा है तो प्रदूषण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण से बढ़ रहा है, तो इनको हमें कम करना होगा। इसीलिए हमें नदी प्रदूषण के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रश्न आपको नीचे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आप सब लोग इसको सॉल्व जरूर करिए। जैसे इसका आंसर जम्मू कश्मीर है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अभी मैंने पढ़ाया है। आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से अगर पढ़ा है मेरे साथ, तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर अब कर पाएंगे। तो आप इनको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मानचित्र में भी ये जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे आपको इन रिवर्स के चिन्ह बनाने, कहाँ पे कौन सी परियोजना है, ये भी आप ज़रूर प्रिपेयर करिए, क्योंकि मैं मानचित्र के साथ ही पढ़ा रही हूँ आप लोग को। किसी भी प्रश्न में अगर आपको दिक्कत आ रही है, आप कमेंट करके बताइएगा, उसका आपको आंसर दिया जाएगा। अगर आप और भी कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और भी लोगों तक पहुंचाइए जो इससे प्रिपेयर कर सके। यहाँ पर आपकी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जा रही हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी। आप यहाँ से तैयार कीजिए और उन क्वेश्चंस को जो आप लगा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, करते रहिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अपना बेस मजबूत करना ही पड़ता है एग्ज़ाम के लिए, तो एनसीईआरटी ज़रूरी है, उसी से हम आगे के एग्ज़ाम भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।